वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं डीएसएसबी, ईएमआरएस, केवीएस और एनवीएस एस्पिरेंट्स के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड और एजुकेशनल साइकोलॉजी की अपनी क्वेश्चन बैंक सीरीज का 4th सेशन, जिसमें कि आज फिर से 20 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो 61 से 80 नंबर तक चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है? डैश नई जानकारी के जवाब में मौजूदा स्कीमा को बदल रहा है या नया बना रहा है। देखिए, स्कीमा क्या होता है? किसी बच्चे के माइंड में पहले से स्टोर हो रखा नॉलेज जो कि नई आने वाली नॉलेज के हिसाब से अपडेट होता रहता है। तो जो नई जानकारी बच्चे के माइंड में आएगी वो क्या कहलाएगी, हमें ये बताना है। क्या सेट बनेगा जब उसकी स्कीमा को अपडेट होना होगा? पहला ऑप्शन कहता है सामंजस्य, दूसरा कहता है संतुलन, तीसरा कहता है संगठन और डी ऑप्शन कहता है असंतुलन। देखिए, असंतुलन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बच्चे की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी में उसे ऐड करना है। नई जानकारी उसके पास आएगी, वो अपडेट हो जाएगी। तो इस अनुभव को जब बच्चा कुछ नया सीखेगा उसमें पूर्व ज्ञान की भी तो बड़ी इम्पोर्टेंट भूमिका रहती है ना। तो नए ज्ञान को अपने मौजूदा ज्ञान के साथ ऐड करना वो कहलाता है उसका सामंजस्य। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छात्र यह साबित कर सकते हैं कि कागज की मात्रा समान ही रहेगी भले ही इसे कई टुकड़ों में फाड़ा जाए और टुकड़ों को एक साथ वापस जोड़ दिया जाए। इसे कहते हैं, देखो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि मान लो कोई एक पेज है, उस पेज को एक बार फाड़ दिया गया, दोबारा से उसके टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया गया टेप या गोंद वगैरह के साथ में। तो बच्चा क्या कहेगा, क्या साबित करने की कोशिश करेगा कि जो पेज का आकार था, पेज का साइज था, जिसको हमने फाड़ा और बाद में चिपका दिया, तो वो कहेगा कि पेज का साइज तो अभी भी सेम ही है, पेज का साइज चेंज नहीं हुआ है, भले ही वो पहले की तरह बना हुआ फिक्स था या फाड़ के उसको दोबारा चिपका दिया। तो इस सिद्धांत को क्या कहा जाएगा? पहला ऑप्शन कहता है काल्पनिक तर्क, यहाँ पर तर्क देने वाली तो कोई बात हुई ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन कहता है पहचान, तीसरा ऑप्शन कहता है संरक्षण और डी ऑप्शन कहता है सार प्रतिवर्तिता। देखो, यहाँ पर बच्चा उसके आकार को अपने अंदर संजो चुका है, इसीलिए इसका हमारा आंसर बनेगा संरक्षण। बच्चे ने उसके साइज को सही से समझ लिया है, सेट हो चुका है। संरक्षण एक टाइप से बच्चे का वो समझ, अंडरस्टैंडिंग लेवल है जिसमें बच्चा ये सोचने, ये पहचानने लगता है कि बाहरी दिखावे में बदलाव होने के बाद भी किसी वस्तु का कोई जो भौतिक गुण है वो ज्यों का त्यों बना रहेगा, उसके भौतिक गुण में इतना परिवर्तन नहीं होगा भले ही उसका बाहरी रूप बदल क्यों ना जाए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यदि बच्चा घोड़े के बारे में जानता है तो जब वह पहली बार ऊंट को देखता है तो वह उसे घोड़ा कह सकता है। इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन कहता है आत्मसात्करण, बी ऑप्शन कहता है संज्ञान, सी ऑप्शन कहता है संतुलन और डी ऑप्शन कहता है सामंजस्य। देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है कि बच्चे ने पहले कहीं घोड़े को देखा था, तो घोड़े की जो छवि थी कि इसकी 4 टांगे होती हैं, इसकी 2 आँखें होती हैं, इसकी इतनी हाइट होती है, इस प्रकार से उसने अपने माइंड में एक छवि बना रखी है। अभी तक उसने ऊँट को देखा नहीं था, तो जब वो ऊँट को देखेगा तो उसे फिर से ये लगेगा कि इसकी भी 4 टांगे हैं, इसकी भी 2 आँखें हैं और 4 टांगों वाला, 2 आँखों वाला, 1 पूँछ वाला, ऐसा तो मैंने एक जानवर देखा था जिसका नाम था
घोड़ा, तो वो क्या करेगा, उस ऊंट को भी वो घोड़ा कह देगा, क्योंकि अभी तक उसके पास जो पहले से जानकारी है वो उसी जानकारी को लागू कर रहा है, बाहरी दुनिया को और जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस प्रयास में वो क्या कर रहा है कि उसके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी एग्जिस्टिंग नॉलेज को वो अप्लाई कर रहा है। और ये जो मौजूदा नॉलेज है जो उसके स्कीमा में है वो उसी के अकॉर्डिंग बच्चा जब ऊँट से मिलेगा तो उस जानकारी को भी वो आत्मसात कर लेगा, तब भी उसे वो घोड़ा कहेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा आत्मसातकरण। पहले से एग्जिस्टिंग जानकारी के साथ ही वो नई चीज को अपनाएगा। हमारा आंसर बनेगा आत्मसातकरण, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बच्चे के तार्किक मानसिक संचालन में महारत हासिल करने से पहले की अवस्था को डैश के रूप में जाना जाता है। देखो, बच्चे में जो नॉलेज है वो उसकी एज के साथ उसकी तार्किक अक्षमता बढ़ती जाएगी। तो जब वो महारत हासिल करेगा उसके पहले की जो अवस्था है वो कहलाती है 2 से 7 साल तक की एज वाली पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चों में अहम भाव का गुण आने लग जाता है। वे ऐसा महसूस करते हैं कि संपूर्ण दुनिया उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है। वो अपने मन में ऐसा भाव लेते हैं कि वो ही केंद्र बन जाते हैं कि मैं ही हूँ, बस अहम की भावना भरना शुरू हो जाती है। उसके बाद तार्किक और मानसिक संचालन की उनमें वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो बनेगा ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक सुसंगत या अद्वितीय नया संपूर्ण बनाने के लिए भागों को एक साथ रखने की अक्षमता को डैश के रूप में जाना जाता है। देखो, कोई चीज़ है वो कटी फटी है, बच्चा क्या करेगा, उस कटी फटी चीज़ के अलग अलग टुकड़ों को एक साथ रखेगा। पहले उसने उन्हें टुकड़ों के रूप में देखा था, लेकिन जब वो टुकड़ों को जोड़ देगा तो उसके सामने एक कंप्लीटली नई चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस कार्य को करने की अक्षमता को हम क्या कहेंगे? मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना, बनाना या फिर संश्लेषण करना। देखो, मूल्यांकन करना नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बच्चे ने कोई नई चीज़ बना ली है, नया ज्ञान उसने बना लिया है, हम उसका यहाँ पर मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। विश्लेषण करना नहीं होगा, बनाना या संश्लेषण करना हो सकता है क्योंकि उसने अलग अलग टुकड़ों के रूप में किसी चीज़ को देखा था, अब उसने उन्हीं टुकड़ों को जोड़ करके नई चीज़ बना ली है, तो ये कहलाएगा संश्लेषण करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वस्तु स्थायित्व बाल विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? अगर आपको याद हो तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था, कल वाला जो सेशन हुआ था ऐसा क्वेश्चन उसमें आया था। तो पहला ऑप्शन है वयस्कता, दूसरा है मध्य बाल्य अवस्था, तीसरा ऑप्शन है बचपन और चौथा है शैशव अवस्था। तो वस्तु स्थायित्व जो है वो एक बच्चे के शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषता है। इस अवस्था में बालक के साथ होता क्या है, उसका शारीरिक विकास बड़ी तेज गति से हो रहा होता है। उसकी लंबाई और भार, उसके वजन दोनों में तीव्रता से वृद्धि होती है, जिसका प्रभाव उसकी इंद्रियों, उसके आंतरिक अंगों और मांसपेशियों पर भी पड़ता है। विकास की ये तेज गति 3 वर्ष तक रहती है और बाद में फिर धीमी धीमी होने लग जाती है। तो आपको याद रखना है, वस्तु स्थायित्व एक बालक की शिशु अवस्था या शैशव अवस्था का गुण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
जीन पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में चिन्हों, भाषाओं के प्रयोग का कौशल प्राप्त करते हैं? जीन पियाजे का जिक्र भी बार बार होगा, क्योंकि उन्होंने अपना जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन जो ऑप्शन बनेंगे, ऑप्शन तो उसकी वो 4 अवस्थाएं ही रहेंगी जो उन्होंने दे रखी हैं, लेकिन प्रश्न बार बार बदल जाएगा। तो पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक, दूसरा है अमूर्त संक्रियात्मक, तीसरा है संवेदी पेशीय और डी ऑप्शन कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखो, जो जीन पियाजे ने माना था उनके अकॉर्डिंग जो बच्चे की 2 से 7 साल तक की अवस्था है, जिसे कि हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से दूसरा भाग है। इस अवस्था में बालक चिन्हों और भाषाओं के प्रयोग का कौशल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन यहाँ पर बनेगा डी, आंसर रहेगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बच्चे में एक प्रकार के जानवर के बारे में एक योजना हो सकती है। उदाहरण के लिए कुत्ता। बच्चे ने कुत्ते को देखा और उसके बारे में कुछ जान लिया। अचानक जब बच्चा फिर से कुत्ते की एक नई, बड़ी और अलग नस्ल को देखता है तो वह विस्मयाभिभूत रह जाता है। देखो, बच्चे ने एक किस्म का कुत्ते को देखा, उसकी एक नस्ल को देखा, उसका साइज उसने सोच लिया, देख लिया, समझ लिया। बाद में उसने किसी दूसरी नस्ल या दूसरी प्रजाति के कुत्ते को देखा जो साइज में, कलर में उससे बड़ा था। तो इस मामले में बच्चा कुत्ते के बारे में अपने मौजूदा योजना में नई जानकारी को डैश कर सकता है। अब उसने देखा था कि पहले वाला कुत्ता तो छोटा था, इस कलर का था, उस प्रजाति का था। दूसरा कुत्ता जो आया वो साइज में भी बड़ा आ गया, कलर में भी अलग आ गया, यानी कि उसका लुक चेंज हो गया। उसे देखकर वो बड़ा हैरान हुआ। तो जब उसने दूसरा कुत्ता देखा तो उसके पास जो पहले से उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उसमें उसने कुछ ऐड ऑन कर लिया। तो ये गुण क्या कहलाता है? उसने जो एग्जिस्टिंग नॉलेज में नई नॉलेज को समा लिया, ऐड ऑन कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा? क्या ये हेर फेर कहलाएगा कि कुत्तों का हेर फेर हो गया? दूसरा, क्या ये बदलना कहलाएगा कि पहले वाली एग्जिस्टिंग नॉलेज को हटा दो, नई को ऐड कर दो? तीसरा, क्या ये आत्मसात कहलाएगा? मिल गया हमें हमारा आंसर। आत्मसात करना यही हमारा आंसर है कि वो अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज में नई नॉलेज को ऐड कर लेगा। देखो, यही तो वो प्रक्रिया है ना जिसमें बालक अपने नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान की योजनाओं में शामिल कर लेता है, अर्थात बालक नए ज्ञान का आत्मसातकरण अपने पुराने स्कीमा में कर लेता है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कहता है? गर्भाधान के दिन से बच्चे के जन्म तक की अवधि की पहचान करें। जिस दिन से गर्भ धारण हुआ और उसके बाद जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ, इन दोनों के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन आ गया, लेकिन अगर सारे ही अलग थलग देते रहेंगे तो आप भी थोड़ा बोर महसूस करने लग जाओगे। तो इसलिए इसका उत्तर आप सबको पता भी होगा, फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। शैशव, बचपन और किशोर अवस्था, ये तीनों तो जन्म के बाद की अवस्थाएं हैं। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, प्रसव पूर्व अवधि। बच्चे के जन्म से पहले का जो काल है वो कहलाता है प्रसव पूर्व अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बचपन के ठीक बाद लगभग 1.5 वर्ष की अवधि को डैश कहा जाता है। देखो, बचपन के ठीक बाद वाला जो समय होता है, जिस अवस्था में बच्चा रेंगना, खिसकना, बैठना, चलना और बोलना सीखता है और बच्चे की आयु वृद्धि के साथ ही उसकी जो पर्सनल लाइफ है, जो उसकी एक्टिंग है, वो नियमित और स्पष्ट होती जाती है। इस अवस्था को हम कहते हैं
बच्चा, हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर से बता दूं कि ये जो बच्चा अवस्था है जिसकी अवधि लगभग लगभग 1.5 वर्ष की रहती है, इसमें बच्चा रेंगना, खिसकना, बैठना, बोलना और चलना सीख लेता है। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उस सिद्धांत का नाम बताइए जो संज्ञान, वैचारिक, अधिगम, सूचना प्रसंस्करण, सचेत अनुभव, सूचना का आयोजन, भंडारण और पुनर्प्राप्ति, तर्क और समस्या समाधान पर जोर देता है। देखो, इतनी सारी अलग अलग डिफ़िकल्ट वर्ड्स जब एक क्वेश्चन में घुस जाते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम भी सोचने लगते हैं कि यार कहाँ घुस गए, कौन सा सिद्धांत ऐसा आ गया कि जिसमें इतने भारी भरकम वर्ड हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन कहता है व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन कहता है स्कीमा सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन कहता है सामाजिक शिक्षण सिद्धांत और डी ऑप्शन कहता है अंत्यक्रिया सिद्धांत। तो देखो, ऊपर जो ये सारे लक्षण दिए गए हैं ये सारे स्कीमा सिद्धांत के उदाहरण हैं। स्कीमा सिद्धांत के अनुसार होता क्या है, जो सीखने के नए नए अपॉर्चुनिटीज़, नई नई एक्सपीरियंसेस, अध्ययन कह लीजिए, ये उसके माध्यम बनते हैं। समय के साथ साथ उनमें नई नई चीज़ें ऐड ऑन होती रहती हैं। हम जो कुछ भी नया सीखेंगे उसमें हमारे जो पहले की नॉलेज है, जो पूर्व ज्ञान हमें प्राप्त है, वो हमें इम्पोर्टेंस देगा। उसी के अकॉर्डिंग हम अलग अलग नया नया ज्ञान ऐड करते जाएंगे। हमारा आंसर बनेगा स्कीमा सिद्धांत, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रारंभिक बाल्य अवस्था को इस रूप में भी जाना जाता है। एक ऑप्शन कहता है पूर्व शिशु अवस्था, बी कहता है परिपक्वता आयु, सी ऑप्शन कहता है टॉय एज और डी ऑप्शन कहता है किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था है जब बच्चा अकड़कर बैठ जाता है? बाल्य अवस्था का दूसरा नाम एक प्रकार से हमें यहाँ पर बताना है कि क्या होगा इस एज में। तो देखो, इसको कहते हैं टॉय एज। प्रारंभिक जो बाल अवस्था है वो 2 से 7 साल की आयु के बीच होती है। फिर से आप याद कर लेना, जो पूर्व या प्रारंभिक बाल्य अवस्था है उसकी एज 2 से 7 साल तक की आयु होती है। इसमें बच्चे को जो है नए नए खिलौने अच्छे लगते हैं, वो बच्चों के साथ खेलना, ग्रुप में खेलना पसंद करने लग जाता है। इसीलिए इस एज ग्रुप को टॉय एज कहा जाता है। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से संज्ञान के अनुसार कौन सा मानसिक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है दिवास्वप्न, दूसरा है आंकना, तीसरा है जानना और डी ऑप्शन है समस्या को सुलझाना। देखो, संज्ञान में होता क्या है, संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है और मानसिक प्रक्रिया में नया नया ज्ञान लिया जाता है, ज्ञान को अंडरस्टैंड किया जाता है, जो चीज़ें हो रही होती हैं उनको आंका जाता है, जाना जाता है। कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सोल्व भी किया जाता है, मेमोराइजेशन भी होता है, चीज़ों को अपनी स्मृति में रखा जाता है, निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है, बच्चा चीज़ों को इमेजिन करना शुरू कर देता है। तो यहाँ आप समझ सकते हो, जो संज्ञान की प्रक्रिया है उसमें आंकना भी होता है, जानना भी होता है, समस्या को सुलझाना भी होता है, लेकिन कोरे कोरे दिन में सपने देखना नहीं होता है। इस प्रकार हमारा आंसर बनेगा दिवास्वप्न, ऑप्शन ए, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं है वाला बताना है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चा किस अवस्था में परिवार के सदस्यों को पहचानना
और उनकी नकल करना शुरू कर देता है। ये तो सबकी फैमिली में होता है कि बच्चे अपने माता पिता को देखते हैं, दादा दादी को देखते हैं, उनकी आवाज़ और उनके काम करने के ढंग को देखते हैं और फिर उसी हिसाब से वो उनकी नकल करना भी शुरू कर देते हैं। तो किस अवस्था में वो अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों की नकल करना शुरू कर देते हैं? ऐसा काम वो करते हैं अपनी बाल्य अवस्था में, जो कि हमारा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन डी। इसमें वो क्या करेगा, ये लगभग मान के चलो 6 से 10 या 12 वर्ष तक का वो आयु काल है जिसमें बालक के जीवन में भी ठहराव आना शुरू हो जाता है। वो आगे आने वाले जीवन की तैयारी करता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चे को अपनी विद्यालय की आयु, चुस्ती की आयु या गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो गया है ऑप्शन डी। जब वो नकलची बन जाता है, अपनी फैमिली की नकल करना शुरू कर देता है। ये सारे काम वो करता है बाल्य अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था तथ्यों से संबंधित है ना कि भावनाओं से? एक ऑप्शन है बाल अहम अवस्था, बी ऑप्शन है शिशु अहम अवस्था, सी ऑप्शन है वयस्क अहम अवस्था और डी ऑप्शन कहता है अभिभावक अहम अवस्था। देखो किस स्टेज पर जाकर के एक व्यक्ति जो है वो भावनाओं पर जोर ना दे करके वो तथ्यों पर जोर देता है। इसको आप ऐसे समझो कि जो बड़ा व्यक्ति होता है, जब उसे कोई डिसीजन लेना होता है तो वो भावनाओं को एक साइड कर देता है और उस समय पर उसके सामने जो जानकारी होती है, जो तथ्य उसके सामने होते हैं, उनके आधार पर वो निर्णय लेगा। अब इतनी समझ कब आएगी, जब वो वयस्क हो जाएगा। बाल और शिशु ये दोनों तो इस स्टेज पर नहीं पहुंचते क्योंकि उन्हें कोई निर्णय नहीं लेना होता। तो इसका आंसर हमारा बनेगा वयस्क अहम अवस्था। वो क्या करेगा, वो तर्क और प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई करेगा। उसके सामने जो भी नॉलेज होगी वो उसका विश्लेषण करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और रूल्स को अप्लाई करेगा जो उसके सामने होंगे। इनमें भावनाओं का या इमोशंस का कोई स्थान नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पियाजे का मानना है कि बच्चे अपने मन में मानसिक संरचना का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? देखो बच्चे तो लगे रहते हैं ना, उनके मन में कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं, कुछ पहले से होती हैं और वही चीज़ें अपडेटेड होती रहती हैं। जो संग्रहित हो चुकी सूचनाएं होती हैं, जो दीर्घकालिक स्मृति में बैठ चुकी होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संहिता, आवास, आत्मसात्करण या फिर स्कीमा? यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा स्कीमा, ऑप्शन डी। एक सेकंड, आंसर बनेगा ऑप्शन डी स्कीमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक भाग नहीं है? अगर आप सही से क्वेश्चन को समझोगे, अगर आपने इसे पढ़ भी नहीं रखा है तो भी आप कोशिश करोगे तो आपका ये क्वेश्चन सही हो सकता है। लेव वाइगोत्स्की जो थे, जिन्होंने कि बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उनके सिद्धांत में भाषा का भी स्थान था, संस्कृति का भी स्थान है और सामाजिक संपर्क का भी स्थान है, लेकिन रूढ़िवाद का उनके लिए इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और हमें नहीं है वाला ही बताना है। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी, रूढ़िवादी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा अहंकारी हो जाता है? किस स्टेज पर आकर बच्चे में अहम भाव
आ जाते हैं। ये क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस भी किया था। जो उसकी सेकंड स्टेज है, परी ऑपरेशनल स्टेज जिसको हम कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था, हिंदी में बोलेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस स्टेज पर बच्चा ईगोसेंट्रिक हो जाता है, उसके अंदर अहम भाव आने शुरू हो जाते हैं। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक ऐसा सोचता है कि मानो जो वह सोचता है और जो वह समझता है, दूसरों से भी वो यही अपेक्षा करता है कि ये लोग भी ऐसा ही सोचें, ऐसा ही समझें जैसा मैं कर रहा हूँ। यानी कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, मैं ही बड़ा हूँ। जो मैं सोचूं, जो मैं करूं, दूसरे भी वैसे ही सोचें और वैसे ही करें। तो इसका आंसर हमारा बन जाएगा संज्ञानात्मक विकास की सेकंड स्टेज, जिसमें अहम आना शुरू हो जाएगा, वो कहलाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा रूढ़िवाद के नियम का पालन करने में असमर्थ होता है? पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखो, ये जो सारी हलचल होती है ना, जब स्वयं में अहम आ जाता है तभी होती है। अहम का मतलब है कि स्वयं में ईगो भर जाती है। तो बच्चा क्या करेगा इस अवस्था में? वो ठोस तर्क को, ठोस बात को नहीं समझ पाएगा और मानसिक रूप से जानकारी में फेरबदल भी वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो रूढ़िवाद के नियम का पालन नहीं कर पाएगा। तो ये सब होगा उसके जीवन की, उसके विकास की सेकंड स्टेज पर, जो कहलाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ भी हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास का अक्षेत्र बच्चों की सीखने की अक्षमता और होने वाली वास्तविक शिक्षा के बीच की दूरी है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र आप समझ गए होंगे, जिसको हम जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट भी कहते हैं। यह अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक का विश्वास थी? ऐसा किसने सोचा था कि ये जो डिफरेंस है, जो उनकी एक्चुअल जानकारी में, एक्चुअल नॉलेज में और उनकी एबिलिटी के बीच में है, ये कहा था वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की का मानना था कि स्वयं से समस्या समाधान करने की अक्षमता जो बच्चे के अंदर होती है ना, वो वास्तविक विकास के स्तर और किसी बड़े व्यक्ति के निर्देशन में होने वाले विकास के बीच का अंतर ही है। आप समझ गए? ये जो सिद्धांत था ये दिया था वाइगोत्स्की ने। यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों, ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। अपनी सीरीज के हम 4 सेशन कर चुके हैं। अगर आपने बाकी सेशन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। सारे जो क्वेश्चन हैं वो किसी ना किसी प्रीवियस एग्ज़ाम से लिए गए हैं। तो अपनी तैयारी करते रहिए। हम केवल और केवल टू द पॉइंट ही चल रहे हैं, ताकि आपका समय भी बचे, आपके पास सही कंटेंट भी आए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि उन्हें भी तैयारी करने में कुछ आसानी रहे। थैंक यू।